हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विथ आयुष में। आज से हम लोग ग्रुप डी 2018 में पूछे गए जितने भी विज्ञान के प्रश्न हैं या फिर जितने भी इतिहास हो, भूगोल के जो भी प्रश्न हैं, सभी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हर दिन का हर शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग जो है सो एक वीडियो में जो है सो देखेंगे। एक वीडियो में हम लोग एक दिन के तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि अभी आपका 23 फरवरी से एग्ज़ाम जो होने वाला है ग्रुप डी के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ में कुछ ऐसी चीज़ों को भी हम लोग बीच बीच में जो है सो चर्चा करेंगे, जो कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पिछले बार पूछा गया था और क्या जो है सो इस बार आ सकता है। तो एक सटीक रणनीति के साथ सभी लोग अगर ग्रुप डी का प्रिपरेशन सही तरीके से करते हैं तो आपका जो एक सीट है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी लोग हैं ग्रुप डी का, जिनका भी पिछले बार नहीं हो पाया था, इस बार फॉर्म डाला है, प्रिपरेशन सही तरीके से अगर करते हैं, अपने स्टडी को एक सही दिशा दे पाते हैं, तो आपका जो है सो सिलेक्शन 110% है। कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो सीरीज़ में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। डेली जो है सो आपका 1 से 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट जो है वह आपका 23 फरवरी से एग्ज़ाम अभी तक तो बताया गया है। और बहुत से लोगों के अंदर यह भी धारणा है कि कोरोना फिर से आ गया है तो एग्ज़ाम का डेट जो है सो बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा जो है सो अभी तक देखने को नहीं लग रहा है। एग्ज़ाम जो है सो डिले नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, एक एक सीट को छोड़ के जो है सो विद्यार्थियों को बैठाया जाए। ये एग्ज़ाम बिल्कुल और बिल्कुल आपका 23 फरवरी से होने वाला है, तो सभी लोग जो है सो अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। और देखिए, ग्रुप डी के में इस बार सिलेक्शन थोड़ा सा आसान है, बोलने में थोड़ा यह जो है सो इससे भी ज़्यादा आसान लग रहा है कि आसान है इस बार सिलेक्शन, लेकिन आसान उन्हीं के लिए जो थोड़ा सा भी स्टडी कर रहे हैं। अब जो लोग सिर्फ फॉर्म डाल दिए हैं, आगे का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन इस बार होना ही है। और 2018 जो कि हम लोग अभी करने जा रहे हैं, इसके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपके रिपीटेड होने वाले हैं। किस किस तरह के प्रश्न रिपीटेड होने वाले हैं, वो सब प्रश्न भी हम लोग जो है सो आपको अभी वीडियो के दरमियान जो है सो बताएंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये 2018 में पूछे गए ग्रुप डी के सभी प्रश्नों का संग्रह होगा इसमें। ठीक है, चाहे वो प्रश्न साइंस के हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, चाहे ज्योग्राफी के कोई प्रश्न पूछे गए हों या फिर कोई हिस्ट्री के प्रश्न हो, तो सभी को हम लोग जो है सो बारी बारी से देखेंगे। और हर वीडियो में आपका 3 3 शिफ्ट का, ठीक है, एक डेट का जो 3 3 शिफ्ट का प्रश्न है, सभी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन दोस्तों को जो जिनका भी ग्रुप डी का आगे एग्जाम होने वाला है। चैनल अगर सही लगे लगे कि आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा कि जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, पूछा गया प्रश्न कि जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक निरंतर किसमें परिवर्तन होते रहता है, तो चाल में। ठीक है, किसमें परिवर्तन होते रहता है, तो चाल में आपका परिवर्तन होते रहता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, यह देखेंगे तो 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था उस वक्त के लिए यह करेंट अफेयर्स का प्रश्न था, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक अलग प्रश्न है, हो सकता है कि पूछा भी जा सकता है। प्रश्न है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम बताइए। ठीक है, तो ट्रैफिक के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर कौन सा है, तो इंदौर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इंदौर। ट्रैफिक का नियंत्रण करने के लिए, मतलब सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि जिस किसी भी चौराहे पे आप लोग ट्रैफिक पुलिस को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपका ट्रैफिक पुलिस की जगह एक ट्रैफिक रोबोट होता है, जो कि उस एरिया में जो भी ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रण करता है। भारत में यह सुविधा सबसे पहले किस शहर में लाया गया था, तो इंदौर शहर में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न को देखने से पहले हम लोग एक चीज़ जरूर देख लेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका 2018 में हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे जिस तरह से भी हो, यूट्यूब से हो जाए, किसी का कोई बुक से करना चाहते हैं, कहीं से भी हो, इसको आप लोग लगातार करते रहिए, इसका प्रैक्टिस से लगातार लगाते रहिए। क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री का जिसमें अगर देखें तो 50% केमिस्ट्री आपका यहीं से हो जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ लीजिएगा और साथ में मेटल नॉन मेटल थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो आपका 50% केमिस्ट्री यहीं से हो जाएगा। और पीरियोडिक टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया पीरियोडिक टेबल का हम लोगों से।
अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न पूछा गया? तो प्रश्न हमसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। ठीक है, मतलब कि जो बाहरी सेल होता है वो पूरी तरीके से भरा होता है, तो वह कौन से समूह में होता है? वह होता है आपका 18वें समूह में। किसमें? इनर्ट गैस में, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस। कैसे? एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एक आपका 18वें समूह का एक सदस्य है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं नियॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नियॉन, जिसका अगर परमाणु क्रमांक देखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 10। अब हम लोग जो है सो इसको परमाणु क्रमांक जो 10 है, हम लोग इसको ट्राई करते हैं सेल के अकॉर्डिंग, सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे नियॉन, अब देखते हैं पहला जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। दूसरा जो सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। ठीक है, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और आपको पता होगा कि पहला जो सेल होता है उसमें मैक्सिमम संख्या इलेक्ट्रॉन का कितना हो सकता है? 2। दूसरा जो सेल होता है इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है? इसमें आपका 8 हो सकती है। ठीक है, तो इसका बाहरी कोष क्या हो गया? पूर्ण हो गया। इसी तरह से इस समूह के किसी भी ग्रुप को अगर आप लोग देखें, इस समूह के किसी भी तत्व को आप लोग उठा के इस तरह से सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाहरी कोष क्या होता है? पूर्ण होता है। और इसी वजह से, ठीक है, बाहरी कोष पूर्ण होने की वजह से ही इस समूह का कोई भी सदस्य किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में जो है सो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, रिएक्शन नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है? इसको इनर्ट गैस बोला जाता है। ठीक है, अक्रिय समूह के सदस्य भी बोले जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में। नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ठीक है, दो यहाँ पर आपका जो है सो टाइप होता है। एक है आपका केंद्र की ओर लगने वाला बल। तो केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? वो होगा आपका अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, केंद्र की ओर लगने वाला हो जाएगा बल अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर। और एक होता है केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किस हिल स्टेशन को हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो कोडई कनाल को। ठीक है, किसको? कोडई कनाल हिल स्टेशन कहाँ पे है? तो यह आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य का एक हिल स्टेशन है जिसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है हिल स्टेशन का? तो कोडई कनाल। अगला प्रश्न है कि वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? ठीक है, वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद हैं? तो 10। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा से मुक्त होती है? ठीक है, कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? तो हवा से मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, किसमें? तो फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस से भी आपके प्रश्न जो है सो लगातार पूछे जाते हैं। बायोलॉजी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िएगा, आपका 8 से 10 प्रश्न बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? प्रश्न क्या पूछा गया कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वेपर के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम। ठीक है, कौन सी? एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कि एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वनस्पति प्रचार बोलते हैं। ठीक है, वनस्पति प्रसार बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, क्या होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 × 10⁻24 kg। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश की तट रेखा दुनिया में सबसे लंबी है? ठीक है, तो कौन से देश की तट रेखा जो है सो दुनिया में सबसे लंबी है? तो वह देश आपका कौन सा है? वह देश हो जाएगा कनाडा। ठीक है, कौन सा देश हो जाएगा? कनाडा। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया और दूसरा सबसे बड़ा देश हो जाएगा कनाडा। लेकिन तट रेखा के हिसाब से मतलब कौन सा ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी तट रेखा है? तो वह देश हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो सबसे तेज यात्रा किस में करती है? तो ठोसों में। ठीक है, ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है? ठोस में।
आगे प्रश्न है कि कौन ठोस, तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है। एक मिनट, हाँ, प्रश्न में पूछा गया कि कौन ठोस, तरल और गैसीय रूप में, शायद बाहर नहीं होना चाहिए, पाया जाना होना चाहिए, ठीक है। कौन सा ऐसा चीज है जो कि ठोस, तरल और गैसीय रूप तीनों में पाया जाता है। तो अधातु, ठीक है। नॉन मेटल जो होता है आपका तीनों फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम लोग सॉलिड की बात करेंगे तो एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में आपका ब्रोमीन, ठीक है। लिक्विड में आपका ब्रोमीन है जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और नियॉन देख लेंगे तो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तीनों क्या है, नॉन मेटल है। पूछा, प्रश्न में भी यही पूछा गया कि कौन ऐसा है जो कि ठोस, तरल और गैसीय तीनों रूप में पाया जाता है, तो वह हो जाएगा आपका अधातु। अगला प्रश्न है कि किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूरब से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। तो क्या हो जाएगा, वार्मावर्त, ठीक है। क्या हो जाएगा, वार्मावर्त। आगे है विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो किसने निभाया था, रणवीर सिंह ने। देखिए यह प्रश्न आपका हो सकता है कि रिपीटेड नहीं हो, लेकिन इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग प्रश्न के टाइप को पकड़िए, ठीक है। उस वक्त यह फिल्म जो है सो आपका काफ़ी चर्चित था, विवादित भी रहा, तो जिस वजह से इस प्रश्न से दो तीन प्रश्न इस मूवी से दो तीन प्रश्न आ गए। अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, एक प्रश्न आपके इसके डायरेक्टर से लेके पूछा गया था। बाहुबली का डायरेक्टर से लेके पूछा गया था प्रश्न। तो जो भी अभी आपका चर्चित फिल्म है या फिर चर्चित फिल्म के कुछ कैरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर हैं, तो उन सभी चीज़ों को आप लोग किसी भी करंट अफेयर के बुक को फॉलो करिएगा तो उसमें भी अब जो है सो आपका मूवी वाला एक सेक्शन है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। या फिर देखिए, कहने का मतलब है कि प्रश्न हर तरीके से पूछा जाता है, आपको हर तरीके से अवेयर होना पड़ेगा, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी हैं आप लोग, हर जगह आपको एक्टिव होना पड़ेगा। प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जो थे किस मिशन के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के, ठीक है। आर्य समाज की अगर स्थापना की बात करेंगे तो कब इसका स्थापना हुआ था, 1875 में जो है सो आपका आर्य समाज की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड अवार्ड ठीक है, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं, आयोजन किस देश में होता है। तो देखिए, ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, यूएसए में, ठीक है। यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो सप्तवर्षीय, ठीक है, सप्त दूसरा होता है, वो होता है 7 वर्ष वाला, यह 100 वर्ष, ये समझ सकते हैं ना, सप्तवर्षीय युद्ध। तो किसके किसके बीच में, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपका सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि वह पुरस्कार कौन सा है, ठीक है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो वह पुरस्कार कौन सा है, वह पुरस्कार है श्रम पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, श्रम पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है। उच्च सदन किसे बोला जाता है, तो राज्यसभा को, ठीक है। किसको बोलते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। और निम्न सदन किसे, लोकसभा को बोला जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं सो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है। तो सत्यव्रत कादियान जो है सो आपके किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है खेल से भी रिलेटेड। देखिए, करंट अफेयर्स में ज़्यादातर प्रश्न आपके खेल से पूछे जाते हैं, 50% प्रश्न खेल से होते हैं। कुछ प्रश्न जो है सो आपके नियुक्तियां से होते हैं। कुछ प्रश्न आपके मूवी वगैरह का जो है सेक्शन, वहाँ से भी आपके प्रश्न उठते हैं। तो खेल से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, जैसे अभी हाल ही में आपका ओलंपिक गेम हुआ है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो उस सभी को जो है सो आप लोग देखिएगा। और वैसे नाम जो कि भारत के तरफ से मेडल लाए हैं, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रोंज हो, उन सभी नामों को देखिएगा और वो किस खेल से जुड़ते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता, तो प्रश्न जरूर आपसे ग्रुप डी 2022 में पूछा जाएगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। भले ही आपको पता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो इस तरह के और भी जो भी पदक जीतने वाले लोग हैं, या फिर पिछले कुछ दिनों में पदक जीते हैं किसी भी गेम्स में, एशियन गेम हो या फिर कॉमनवेल्थ है। अगला प्रश्न है कि तीन बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर हैं, कौन हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली।
अगला प्रश्न है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो पार्टी शुरू की गई उसका क्या नाम था, तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, क्या नाम था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। एक बुक है जिसके बारे में पूछा गया है, पुस्तक अ बुक ऑफ लाइट व्हेन अ लव वन हैज़ अ डिफरेंट माइंड। तो इस बुक के लेखक कौन है, तो जेरी पिंटो। ठीक है, इस बुक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो जेरी पिंटो। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिक्स का द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो देखिए क्या करना है कि द्रव्यमान संख्या में से आपके नाभिक में जो न्यूट्रॉन की संख्या है उसको माइनस कर लेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब, तो 1875 में। अभी हम लोग पीछे 1875 की घटना देखे थे, क्या था कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, तो 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया, 1875 में। दोनों चीज़ आराम से याद हो जाएगा अब। अगला प्रश्न है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर बनाने में आसानी होती है। ठीक है, पत्तर मतलब फॉइल। तो धातुओं के कुछ गुण के कारण, तो आघात वर्धन्यता। ठीक है, क्या होता है, आघात वर्धन्यता। अगला प्रश्न है आपका कि राम सेतु कहाँ पर स्थित है। तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है, तो पाक जलडमरू मध्य में। ठीक है, राम सेतु कहाँ स्थित है, पाक जलडमरू मध्य में। अगला प्रश्न है कि कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, तो क्या नाम होगा। यह प्रश्न भी आपका 2018 में कई बार रिपीट हो गया था। ठीक है, बहुत सारे शिफ्टों में यह प्रश्न पूछा गया था। कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो क्या नाम था इनका, इंदु मल्होत्रा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा। अगला प्रश्न है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 2 कक्ष होते हैं। इंसान के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं। 2 अपर होता है चेंबर, 2 लोअर चेंबर होता है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा थी। ठीक है, कोई व्यक्ति है अगर 2 सेकंड में क्या करता है, 1000 जूल का काम करता है, तो उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। तो ऊर्जा बोल रहा है मतलब पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला है वर्क बाई टाइम। ठीक है, मतलब W/T। तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ, ठीक है, तो 1000 जूल का काम हुआ कितने देर में, तो 2 सेकेंड में। अब इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, 500 वाट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 500 वाट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन की परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो कितनी कक्षाएं होती हैं, तो 4 कक्षाएं होती हैं। चारों अगर देखेंगे तो एक ही आवर्त के सदस्य हैं। ठीक है, एक वर्ग के नहीं। ठीक है, वर्ग इसको बोलते हैं और आवर्त इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चारों क्या हैं, आपके एक ही आवर्त के सदस्य हैं। नेक्स्ट है आपका कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, मेघालय में। ठीक है, कहाँ पे, मेघालय में। गारो हो जाएगी, जयंतिया हो जाएगी, खासी हिल्स है। ये तीनों हिल्स कहाँ पे है, तो मेघालय में। मेघालय अगर देखें तो तीनों तरफ से हिल्स से घिरा हुआ है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होता है। तीनों तरफ से जो है सो आपके पहाड़ियों से घिरा हुआ है, गारो, जयंतिया, खासी। और सभी पहाड़ियों पर रहने वाली अलग अलग जनजातियाँ हैं जो कि उस पहाड़ के नाम से ही जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि रक्त में शर्करा मतलब शुगर के बारे में बोला जा रहा है कि रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो ठीक है, किसकी कोशिकाओं द्वारा, तो अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था। एक प्रश्न को 2-3 तरीके से रिलेट करके भी आंसर दिया जा सकता है। हो सके अगर इस प्रश्न को घुमा दिया गया, आपको नहीं पता है, ये तो जरूर पता होगा कि गांधी इरविन का समझौता कब हुआ था, तो 1931 में। तो वहां से भी पकड़ सकते हैं कि उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से दूसरा भी हो गया क्या, कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में। आप लोग को आता भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो गया, आपका एक तरह से रिकॉल हो गया यह प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कॉन्स्टेंटीन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो कॉन्स्टेंटीन जो है किसको मिक्स करके बनाया जाता है, तो कॉपर और निकेल को। ठीक है, किसको मिक्स करके, तो कॉपर और निकेल को मिक्स करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। ठीक है, तो पौधों को कठोर और दृढ़ कौन बनाता है, तो स्क्लेन काइमा। ठीक है, कौन बनाता है, स्क्लेन काइमा।
अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक का जो इलाज होता है उसमें किस घोल का उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा के घोल का। ठीक है, किसका, बेकिंग सोडा के घोल का। अगला प्रश्न है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। तो परमाणु के भीतर क्या पूछा गया कि न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो यह आपका नाभिकीय बल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नाभिकीय बल। अगला प्रश्न है कि उस लवण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से होगा, ऑप्शन में आपका अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो किसी भी राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का, लोकसभा के सदस्य का 5 वर्ष का। जिस तरह से आपका केंद्र में राज्यसभा होता है उसी तरह से किसी भी राज्य में जो है सो, हर राज्य में तो नहीं है लेकिन जिस राज्य में आपका विधान परिषद है तो राज्यसभा के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं विधान परिषद है, और लोकसभा की इक्विवेलेंट में आपका विधानसभा है। ठीक है, तो जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है उसी तरीके से विधान पार्षद के भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जिस तरह से विधायकों के का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो कि विधानसभा के मेंबर हैं, उसी तरह से लोकसभा के मेंबर जो जिन्हें संसद कहा जाता है उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही है। अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युतीय आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो विद्युतीय आवेश की मात्रा कितनी होगी, करंट के संबंध में हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, I बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, I बराबर क्यू बाई टी। हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, क्यू, तो क्यू के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी। इसको याद रखना है। 6 मिनट है तो इसको पहले सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो 6 मिनट कितना सेकेंड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 360 सेकेंड के बराबर। अब जो है सो फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे अभी, तो क्यू बराबर आई टी। ठीक है, क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ पर हम लोग आई कितना दिया गया है, तो आई है यहाँ पर 0.6 और टाइम कितना है, तो 6 मिनट, इसको सेकेंड में हम लोग निकाले थे तो 360 सेकेंड। अब देखते हैं 36 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 216। एक जीरो यहाँ से डालेंगे और पॉइंट है तो एक पॉइंट डालेंगे, जीरो खत्म हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 216। 216 कूलम्ब यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। ठीक है, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो जेनॉन का। ठीक है, जेनॉन का क्या है, उप परमाणु कण नहीं। ऑप्शन से बनने वाले प्रश्न है ये सब। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है, तो 1/6 हिस्सा। ठीक है, 1/6 हिस्सा। जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है, तो यह जो है सो आपका जड़त्व के नियम को। ठीक है, किससे, तो जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो किसी वस्तु का भी भार क्या होगा, सर्वाधिक कहाँ पे होगा, ध्रुवों पर होगा। ठीक है, कोई भी वस्तु होगा तो उसका सर्वाधिक भार होगा या तो इस ध्रुव पे होगा या फिर इस ध्रुव पे होगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे। जैसे जैसे एक तरह से बोल सकते हैं कि ध्रुवों की तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो आपका भार में क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है। ठीक है, तो मनुष्यों में जो प्लेसेंटा ऊतक होता है वो क्या होता है, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न है आपका कि हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है। ठीक है, हार्मोन का उत्पादन पौधों में होता है जिसके कारण स्टेम सूर्य के प्रकाश की ओर झुकता है। ठीक है, जो तना होता है वह सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है, किस हार्मोन के कारण, तो वह हार्मोन है आपका ऑक्सीन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीन हार्मोन के कारण क्या होता है कि कोई भी जो पौधा है सूर्य की प्रकाश की तरफ झुक जाता है। खास करके सूरजमुखी का जो पेड़ होता है उसमें यह घटना जो है सो आपको काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैस होते हैं। वही प्रश्न रिपीट हो गया, गैर प्रतिक्रियाशील किस समूह में, तो 18वें में। क्यों गैर प्रतिक्रियाशील है, इसलिए क्योंकि उनका बाहरी कोष जो होता है पूर्ण होता है जिस वजह से वो किसी भी दूसरे तत्व के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, इनर्ट गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस कब बोला जाता है। अगला है कि किस परमाणु संख्या वाले तत्व का रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम के समान किसका हो जाएगा, तो परमाणु संख्या 4 का। आगे है एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल है, तो वह कौन सा हो जाएगा, परमाणु बल। ठीक है,
एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल क्या हो जाएगा, तो परमाणु बल्ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टेबल नामक नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, तो किसके साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आगे है कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। कोई काम नहीं होने पर क्या हो जाएगा, विस्थापन और बल के बीच का कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। अगला प्रश्न है कि कौन सी कोशिकाएं, ठीक है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती हैं ताकि बड़े अंतर कोशिकीय स्थान मिले होते हैं, तो पैरेन्काइमा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पैरेन्काइमा। अगला प्रश्न है कि विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती हैं, उन्हें क्या, कौन सी लहरें होती हैं, तो अनुदैर्घ्य लहरें, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, अनुदैर्घ्य लहरें। अगला प्रश्न है कि नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं, ठीक है, नर कीटाणु कोशिकाएं निर्मित होती हैं किसमें, तो वृषण में, ठीक है, किसमें, वृषण में। अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध है किससे, तो डी ब्लॉक से, ठीक है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध किससे है, तो डी ब्लॉक से। कितने ब्लॉक हैं, तो एस, पी, डी और एफ, ठीक है, एस, पी, डी, एफ। ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार। ये फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल का है, ठीक है, कुछ इस तरह से फॉर्मेशन है। देखिए इधर जो आपका ये वाला भाग है, यहाँ से उठा वाला, ये आपका होता है एस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। यहाँ का जो पार्ट है ये थोड़ा सा लंबा होता है, ये पार्ट है आपका पी ब्लॉक का, ठीक है, एस पी। और ये जो है ये होता है आपका डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक का ही पार्ट है नीचे वाला जिसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम लोग जो है सो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और नीचे वाला जो है सो आपका इनर ट्रांजिशन बोला जाता है, ठीक है। इसी का ही भाग होता है जिसको आप लोग नीचे में दो लाइन होता है, एक आपका एक्टेनाइड होता है, एक लेंथेनाइड होता है, जो कि आगे प्रश्न आएगा तो हम लोग उसका भी चर्चा कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी पर लुढ़कता हुआ एक शरीर में है, ठीक है, तो पहाड़ी से लुढ़कता हुआ जो कोई भी शरीर है उसमें क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मेल को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। अगला प्रश्न है 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीज के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं, तो 315। अगला प्रश्न है कि एक खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षित होता है, ठीक है। प्रश्न को फिर से देखिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि एक खोल में, ठीक है, खोल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षित होता है, तो गति क्या होता है यहाँ पे, संरक्षित हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, ठीक है, बेकिंग पाउडर मिश्रण है किस किस का मिश्रण है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर किस किस चीज़ों का मिश्रण है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारालांगपो सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है, तो कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक है, तो विंध्य शक्ति है किस वंश के संस्थापक, तो वाकाटक, ठीक है, विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक हैं, तो वाकाटक वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो कौन सी परियोजना, तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना, तो यह जो परियोजना है आपका गोदावरी नदी पर, ठीक है, कौन सी परियोजना है, तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई, गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो जो लाल चींटियां हैं उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुद्रास्फीति होता है।
एक मिनट, प्रश्न को फिर से देख रहे हैं क्या पूछा गया है कि किस उत्पाद, देखिए आपका जो है सो ऑप्शन से बनने वाला प्रश्न है, ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया कि किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होगा। मतलब पेट्रोलियम बोला गया प्रश्न में कि कोई ऐसा उत्पाद बताना है, ठीक है। चार ऑप्शन होगा जिसमें एक पेट्रोलियम आपका उचित ऑप्शन रहा होगा, जिसमें क्या होगा कि जिसके परिणाम स्वरूप अगर पेट्रोलियम के भाव में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो बाकी चीज़ों पे भी आपका जो है सो वृद्धि हो जाएगा। कैसे होगा, तो जैसे मानते हैं कि पेट्रोलियम का कोई भी साधन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग डीजल का। अगर कोई भी मटेरियल है, जैसे हम लोग के डेली यूज़ का सामान है, कोई साबुन है या कोई शैम्पू है, वो अगर हम लोग जहाँ है उससे बहुत ज़्यादा दूर में बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसकी अलग है, तो वो हमारे पास आते आते क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि पेट्रोलियम डीजल का रेट ज़्यादा है, तो जिस वजह से उसका कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब इसी को बोला जाता है कि एक उत्पाद में क्या होगा, एक उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होगी, तो जिसके परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन से बनने वाले प्रश्न हैं, और भी इसमें ऑप्शन हो सकते हैं। इसी के साथ जो है सो आपका तीनों शिफ्ट के प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। आगे भी आपका इस तरह का जो है सो वीडियो आपका कंटिन्यू एक वीडियो जो है सो आते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और सभी लोग अपना प्रिपरेशन लगातार करते रहिए। मैथ का, रीजनिंग का प्रैक्टिस हमेशा कीजिए, और प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेटफॉर्म का बुक हम सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म का जो आपका प्रीवियस ईयर का बुक है, प्रीवियस ईयर को लगाइए सिर्फ और सिर्फ। तीन चार वॉल्यूम है उसके, सभी को अगर शुरू से सब लोग हैं तो कर ही रहे होंगे, जिनका नहीं भी कर रहे हैं तो वॉल्यूम 1 से स्टार्ट कर दीजिए और प्रश्नों को करना शुरू कीजिए। और किसी भी सेट को, ठीक है, अगर सबसे शॉर्ट में अगर कोई करना चाहते हैं तो उनके लिए सटीक उपाय है कि सबसे बेहतर होगा कि किसी भी प्रैक्टिस सेट को 1.5 घंटे के समय में, 90 मिनट के समय में आप लोग लगाइए, और कम से कम तो 30 से 40 मिनट आप लोग उसको एनालिसिस कीजिए। जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अब चैप्टर वाइज करने का आपके पास समय नहीं है, जो भी प्रश्न नहीं बन रहे हैं उस तरह के प्रश्न 3-4 प्रश्न को आप लोग कर लीजिए, और जीके जीएस के जो भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में उनको पढ़िए, और पीछे में जो है सो आपका बढ़िया एनालिसिस दिया गया, तो वहाँ से हर एक पॉइंट को क्लियर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट से ही आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में आएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबों का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल बेहतरीन लगे लगे कि आप यहाँ कुछ सीख रहे हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।